मोहतरम शाहिद साहब ने कहा, एक तो मैं सबको वेलकम करता हूँ, अपनी बेटी मरीम साहबा को करता हूँ, शाहिद साहब को करता हूँ, एहसान इकबाल साहब को करता हूँ, परवेज़ रशीद साहब को करता हूँ, अपने इस भाई को करता हूँ। सभी अजीज़ हमारे कश्मीरी हैं ये भी। तो वो इस हवाले से हमने इफ्तार का एहतमाम किया, इसलिए कि अखबारात के ज़रिए हम भी जो है वो गैर मुल्की अखबारात या कहीं नेट पे BBC से पढ़ के पता चलता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के बारे में कोई बैकडोर चैनल से जो है ना वो कोई उसके बारे में कोई बातचीत करना चाहते हैं। अब बात यह है कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। एक तो 73 साल है पाकिस्तान के अवाम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं कश्मीर के बारे में, बड़ी मिसाली है वो। और कश्मीरी इतने गए गुजरे नहीं है कि अपने पाकिस्तानी भाइयों की बेटे बेटियों की कुर्बानियों को जो है वो उनको जो है वो एक तरफ छोड़ दें। दूसरा एक आज खुद कश्मीरी फरीक है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान फरीक है यूएन रेजोल्यूशंस के तहत। कोई भी इकदाम न हिंदुस्तान उठा सकता है एक तरफा, न पाकिस्तान उठा सकता है। 1957 की जो करारदाद है 122 वो दोनों को पाबंद करती है। अगर पाकिस्तान गया था हिंदुस्तान को पाबंद करवाने के लिए तो वो पाकिस्तान पर भी पाबंदी, चूँकि दोनों उसके सिग्नेटरी है। तो इस हवाले से ये है कि अपना ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है। दोनों तरफ से कश्मीरी जो है उसमें सारे स्टेक होल्डर, मुसलमान भी हैं, गैर नॉन मुस्लिम भी हैं, रियासत जम्मू कश्मीर जो रहने वाले, फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी है। यहाँ पर भी पता चलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज बैठी है, हमारी लीडरशिप इसको भी पता चले, ताकि एक को भी उस अमांगी के साथ जो है ना एक वो आगे बात की जा सके। तो ये वो बुनियादी बात थी जिसके लिए हमने आज को अपनी लीडरशिप को यहाँ पर बुलाया है। शहबाज शरीफ साहब कहने लगे कि सदर पार्टी के कि मुझे पहले पता, मैंने कहा जी आपका हमें पता नहीं चल रहा था कि आप जेल में होंगे, कब होंगे, बाहर ये छोड़ते आपको कि नहीं छोड़ते। तो इंशाल्लाह वो भी तशरीफ लाएंगे। राय साहब जो है वो भी कोई उनको भी बीमार हुआ है, शायद कोई कोरोना की हल्की सी अलामात है या फ्लू का मामला उनका, तो वो फिर ये है कि इसलिए वो हजरात तशरीफ नहीं ला सके। तो बुनियादी बात यह है कि हमने इनको इसलिए बुलाया है अपनी लीडरशिप को कि वो हमारे जो है वो कोई अगर कोई ऐसे इबाम पैदा होता है, कोई गलतफहमी पैदा ना हो, इसलिए कि 73 साल का साथ है बड़ा पुराना। और ये हमने कायद आज़म के साथ किया था 44 में, ये भी बताएं बात आपको, 44 में कायद आज़म के साथ किया था श्रीनगर और जम्मू में। तो ये इसको इन कुर्बानी को रायगान नहीं जाना चाहिए। इमरान खान की खारजा पॉलिसी मुस्लिम मुतमईन है आप स्पेशली इंडिया के हवाले से? नहीं जी, मैं कब मुतमईन हूँ जी? आप मुतमईन है, पाकिस्तान में लोग मुतमईन है, तो मुझे पूछिए है क्या मुस्लिम लीग बनाई गई तो मियां साहब ने 10 रोज वहाँ दौरा किया। बिल्कुल, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर के सिलसिले में जो ये हुकूमत कुछ मुझे इससे कुछ साजिश की, कुछ खिचड़ी पकने की बू आ रही है। और ये जो अवाम, पाकिस्तान के अवाम से खुफिया रख के और ख़ुसूसन कश्मीरियों से इस चीज़ को खुफिया रख के चंद लोगों के दरमियान अगर फ़ैसला साजी कोई की जा रही है या कोई खिचड़ी पक रही है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को पता नहीं है, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़रीक है कश्मीरी, उनको पता नहीं है, पाकिस्तान के अवाम जो इस जद्दोजहद के साथ कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ भी देते आए हैं, सपोर्ट भी करते आए हैं, उनको पता नहीं है, तो फिर किसको पता है? तो अगर ये समझते हैं कि इस किस्म की कोई साजिश करके, कोई जोड़ तोड़ करके ये कोई फ़ैसला कर देंगे, जिस तरह कश्मीर पहले इन्होंने इंडिया की झोली में फेंक दिया, एनेक्स कर दिया उसको, इस तरह ये अगर कोई और काम करने जा रहे हैं जिसके लिए ये राह हमवार कर रहे हैं, तो ये सुन लें कि ऐसा हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। इसमें कश्मीरियों की मर्ज़ी भी शामिल होगी। कोई भी अगर आपने इसका हल देखना है तो उसमें कश्मीरियों की और पाकिस्तानियों की मर्ज़ी भी शामिल होगी। इसमें आप अपने आप कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। जहाँ तक आपने कश्मीर के इलेक्शंस की बात की, तो कश्मीर का इलेक्शन बिल्कुल वो हमारा अपना इलेक्शन है। मियाँ साहब इंग्लैंड से बैठ के इन टच हैं पूरी पार्टी के साथ, और हम प्लान कर रहे हैं कि अपनी कैंपेन को भरपूर तरीके से चलाएं। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल राजा फ़ारूक हैदर साहब की लीडरशिप में, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में काम हुए हैं, खिदमत हुई है, जिस तरह से ये हुकूमत चलाई है इन्होंने, वो अपनी मिसाल आप है। और इस वक्त कश्मीरियों का जो आज़ाद कश्मीर के जो भी जितने भी अवाम हैं, उनका जो ट्रेंड है
क्लियरली मुस्लिम लीग नून की तरफ है और मुस्लिम लीग नून की फतह इंशाअल्लाह ताला यकीनी है। लेकिन हम ज़रूर जाएंगे, मैं जाऊंगी, पार्टी के दीगर सीनियर मेंबरान हैं वो जाएंगे, हम कश्मीरियों के साथ खड़े होंगे, जाके उनके साथ मिल के उनके पास जाके हम उनको अप्रोच भी करेंगे, कैंपेन भी चलाएंगे और इसमें इंशाअल्लाह आप हमें पीछे नहीं पाएंगे। अच्छा मैडम साहब ये बताइएगा कि आपके एक इंटरव्यू को बुनियाद बनाकर बारी कर लेना किया जा रहा है, खासतौर आपके एक साबका साथी जमात अब जो आपसे लगा हो गई पीडीएफ से, उनकी तरफ से भी कि देखिए जी अब तो मरियम नवाज ने भी इस चीज को साबित कर दिया है कि हमारी लड़की ठीक थी और मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि ये गवर्नमेंट जाए और ये साजिश, उन्होंने इसको कोई साजिश का नाम दिया। असल हकीकत क्या है इस इंटरव्यू में, आप क्या कहना चाह रही थी, वजाहत कर दें। मेरा जो इंटरव्यू है वो बहुत क्लियर है। मैं ये कह रही थी और आज मैं फिर दोहरा देती हूँ कि मैं ये कह रही थी कि अगर हम पर हो तो हम पूरी तरह इनको एक्सपोज होने का मौका देना चाहते हैं, ताकि ये जो एक ट्रेंड है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि जूते पॉलिश करो और एक पपेट बनो और आके अवाम के सरों पर मुसल्लत हो जाओ, एक आरटीएस का बटन बिठा के वो दबा के और उसके बाद उसको बिठा के और अवाम के वोट चोरी करके मुसल्लत हो जाओ। और जब आप मुसल्लत हो जाओ तो क्योंकि आप कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं आते, क्योंकि आप अहलियत की बुनियाद पर नहीं आते, तो आप फिर मुल्क का वो हशर करते हैं जो इस नाअहल और नालायक हुकूमत ने, जिसकी क़यादत इमरान खान कर रहे हैं, वो हाल होता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस लानत का, मैं इस लानत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँगी, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ी एक लानत ही मैं कहूँगी कि जिसकी वजह से उनके ऊपर ये मुश्किलात आज आई हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसका हमेशा के लिए ख़ात्मा हो। लेकिन मैंने जो बात की थी वो ये कही थी कि हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये अवाम 5 साल इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाकी रही जहाँ तक प्रोपेगेंडा की बात है, तो जब आपके पास कोई दूसरी बात या अपने डिफेंस में आपके पास जब कोई बात करने के लिए ना हो तो आप तोड़ मरोड़ कर अगर अगले का बयान पेश करें तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। मेरा ख्याल है आपको अपने डिफेंस में अपनी बात करनी चाहिए बजाय इसके कि आप दूसरी बातें करें और वो भी गलत। जावेद लतीफ़ साहब की जहाँ तक बात है, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ कि रियासत जो है वो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनके जो राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनको सच बोलने पर, गलत को गलत कहने पर, हक को हक कहने पर, हक गोई पर सज़ाएं, जाली सज़ाएं नहीं दिया करती। और जावेद लतीफ़ साहब भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने मुहिब्बे वतन हम सब हैं, आप सब हैं, हर पाकिस्तानी है। तो जो बात आपको नुकसान पहुंचा रही है या आप जो बात अगर कोई आइन और कानून की बात कर रहा है और उसकी खिलाफ वर्जी और उसको पाँव के नीचे रोंदने के खिलाफ बात कर रहा है, तो वो तो फिर उसको आप अगर ये कह देंगे गद्दारी के ज़ुमरे में ले आएंगे तो इस तरह तो फिर बहुत सारी पूरा पाकिस्तान ही गद्दार है, किस किस को सजाएं देंगे आप। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही बुरा इक़दाम है और जितनी जल्दी उनको इंसाफ मिले उतना ही अच्छा है। सवाल क्या आपका, मैं क्या कमेंट करूँ उससे? एक्चुअली उनको ये यकीन नहीं दिलाया गया। ये इमरान खान ने अपनी टूटती हुई जमात को खुद को यकीन दिलाने की, एक तिफल तसल्ली देने की कोशिश की है और उसको रोकने की कोशिश की है कि वो इक़दाम ना हो, लेकिन अब वो रुकेगा नहीं। जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे, आपने देखा कि NA 249 पे आप ही के एक चैनल पे, आई थिंक समा टीवी चैनल ने एक खबर एयर की थी, उसमें कोई आई थिंक डॉक्यूमेंट्री थी या क्या थी, मैंने देखी, वो मैंने ट्वीट भी की कल कि जब ये NA 249 में इलेक्शन कैंपेन के लिए PTI गई तो वहाँ पर उनको आवाम के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा और उनको वहाँ से उल्टे पाँव भागना पड़ा। तो बात ये नहीं है, NRO इमरान खान किसी और को नहीं दे रहे, वो अपने आप को दे रहे हैं। और जैसे जैसे वक्त करीब आता जाएगा, इलेक्शंस करीब आते जाएंगे, तो इनको पता चलेगा कि इनकी नाअहली और नालायकी, तारीखी नाअहली और नालायकी, और जो आवाम के ऊपर इन्होंने मजालिम ढाए हैं महंगाई की सूरत में, लाकानूनियत की सूरत में, और हर महाज पे जो ये फेल हुए हैं, उसका खुमियाजा तो अब इनको भुगतना पड़ेगा।
اور اس کا جو بوجھ ہے ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز نہیں اٹھا سکتے. انہوں نے اپنے حلقوں میں واپس جانا ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ عوام ان کے گریبان پکڑیں گے, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے اب اپنا اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو یہ این آر او عمران خان اپنے آپ کو دے رہے ہیں, کسی اور کو نہیں دے رہے. باقی ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی ہے. اب جو ہے کشمیر میں جو ہے پی ٹی آئی کی تمام توجہ ہے, خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. بیرسٹر سلطان محمود کا نام لے لے, کسی اور کا نام لیا جائے, وہ ان معاملوں میں سرگرم ہے. تو کیسے بچیں گے, کیسے ان چیزوں کو ایکسپوز کریں گے؟ جیسے ڈسکا میں کیا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈسکا کے اندر جس طرح عوام نے پورے قوت کے ساتھ, جرت کے ساتھ ووٹ چوروں کو نہ صرف ان کے ہاتھوں کو روکا ہے بلکہ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور ان کو سزا دلوائی ہے, ان کے ہاتھوں سے اپنی سیٹ چھینی ہے. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون اب وہ پرانی جماعت نہیں رہی جو شرافت سے مار کھا لیتی تھی اور شرافت کی ہی سیاست کرتی تھی. اب مسلم لیگ نون مقابلہ کرتی ہے, کرے گی. اگر گلگت بلتستان اور 2018 الیکشنز کا ریپیٹ اگر آزاد کشمیر میں کیا گیا تو مسلم لیگ نون, اس کا ورکر, اس کا ووٹر اور عوام اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ ایک بہت دبنگ, دلیر اور حق گو انسان ہیں. اگر ان کے مینڈیٹ پہ, مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ پہ کسی نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو یہ نگلنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. اچھا میڈم, ایک میں بات جی میں ایک بات بتا دوں, آزاد کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی جو ہے نا وہ پھر مودی کے اور ہندوستان کے بیانیے کی تائید میں ہوگا. یہ میں صاف بتا دوں, بالکل یہ ہندوستان کو فائدہ دینے کی بات ہوگی اور پاکستان آزاد کشمیر کے لوگوں کو یا مہاجرین مقیم پاکستان کو پاکستان سے بدظن کرنے کی کوشش ہوگی. اور یہ ایک تو سوال پیدا, ہم یہ ہونے نہیں دیں گے, جو مرضی کر لے. لیکن اگر کسی نے یہ کہ اس طرح کی بات کی تو یہ پھر مودی کے فائدے میں ہو جائے گا, ہندوستان کے فائدے میں ہوگا. پاکستان کا جتنی بھی سرمایہ کاری ہے کشمیر کے اندر جو کی ہے, جو قربانیاں دی ہیں پاکستان کے عوام نے دی ہیں بنیادی طور پر, پاکستان کے اداروں نے دی ہیں, فوج نے دی ہیں, یہ ساری پھر خاک میں مل جائیں گی. یہ میری بات ہے. میں ایک بات اور بہت ضروری ہے وہ میں کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے جو بچے ہیں, پاکستان کا مستقبل ہے, اسٹوڈنٹس ہیں جو اب اپنے اے لیولز اور او لیولز کے کیمبرج کے ایگزامز دینے جا رہے ہیں. اے لیولز کے تو شروع ہو چکے ہیں. ان کو بارہا ریمائنڈرز کے باوجود, بارہا ان کو یہ الرٹ کرنے کے باوجود کہ خطرہ ہے بچوں کی جانوں کو, باقی ملکوں نے, اسپیشلی جو باقی ملک ہے ریجن میں, انہوں نے اپنے جو ایگزامز ہیں ان کو ڈیلے کیا ہے. بلکہ کچھ نے تو جو اسکول بیسڈ اسیسمنٹس ہیں گریڈز کی, ان کے اوپر بیس کر کے ریزلٹس جو ہیں وہ بھیجے ہیں. تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیوں کیا, پاکستان کی اس جعلی حکومت نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ عوام کو اور بچوں کو اس طرح سے ایکسپوز کر دیا. اور اول تو پورے پاکستان میں یہ حکومت کورونا کو روکنے میں ناکام ہوئی ہے, ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہوئی ہے, عوام کی حفاظت کرنے میں ناکام ہوئی ہے, ہر چیز میں بری طرح ناکام ہوئی ہے, چاہے وہ ویکسینیشن ہو یا وہ ہسپتالوں میں ارینجمنٹس ہوں یا وہ عوام کے اندر اویئرنیس ریز کرنے کی یا ایس او پیز امپلیمنٹ کرانے کی بات ہوئی. لیکن یہاں تو عوام کے مستقبل کا, بچوں کے مستقبل کا سوال ہے, ان کی زندگیوں کا سوال ہے, پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. آپ نے ان کو ڈینجرسلی ایکسپوز کر دیا. اور اے لیولز کا پہلا امتحان جو ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہاں پر کوئی سیکیورٹی سیفٹی ارینجمنٹس نہیں تھے, کوئی ایس او پیز فالو نہیں کر رہے تھے. اور اگر ایک بھی بچے کو اگر کورونا ہوا, اس کی زندگی کو یا اس کی صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہوا, تو میں پیرنٹس کو یہ کہوں گی کہ عمران خان کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے. اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہاں پر جو ناقص انتظامات کی وجہ سے بچوں کو کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا اور کچھ بچوں کو وہاں پر کورونا ہوا ہے, میں نے یہ سنا ہے. تو میں یہ عمران خان سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے اگر بیٹے ہوں, میں شفقت محمود صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی اولاد ہو تو آپ اسی طرح ان کو انہی سرکمسٹانسز پہ, انہی سراؤنڈنگز پہ ایکسپوز کریں گے, اسی طرح ان کی جانوں کو, ان کی صحت کو خطرے میں ڈالیں گے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے.
इसलिए मैं ये कहती हूँ अब भी वक्त है इन इम्तहानात को डिले करें जब तक हालात बेहतर ना हो जाएं। आखिरी सवाल प्लीज। आसिफ आप करने से एक में देती हूँ, मैं देती हूँ। सीनियर साथियों को जो मीडिया पे इन्फ्लुएंस राय आमा जो है उसको उस पे इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें बुला के 7-7 घंटे की ब्रीफिंग दी जाती है और गुमनाम और अंधे इल्जाम लगाए जाते हैं कि फलां अपने जोर में गिरा, फलां का कश्मीर का बयान गलत था, और फिर ये वो गुमनाम बयान जिन्हें ऑन भी नहीं किया जाता, अगर ऑन करें तो फिर इसका जवाब भी आता है। इस बारे में कुछ फरमाइएगा। जिनको मुझे नहीं पता कि किसके बारे में ये बात कही गई है, लेकिन दो चीज़ें, एक तो आपको एहतियात बरतनी चाहिए। आप इस कुर्सी पर, आप इस इदारे के सरबराह हैं जहां पर आपको कहीं भी पॉलिटिक्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आनी चाहिए। आपको अपनी जो दायरा कार है वो अपने आईनी दायरा कार तक महदूद रखना चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ का। इससे अगर आप बाहर निकलेंगे तो जाहिर है फिर आवाज़ तो उठेगी। और पता नहीं किसके बारे में ये बात की गई है कि वो अपने ज़ोर से खुद ही गिर गए। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर ये मियाँ साहब की तरफ इशारा है तो मियाँ साहब तो अल्लाह ताला के फजल व करम से आपने बहुत कोशिश उनको की गिराने की। कौन सा दुनिया का इंतकामी हरबा और कार्रवाई है जो आपने उनके ऊपर नहीं इस्तेमाल की? वो तो आज भी अल्लाह ताला के फजल से पूरे कद के साथ, पूरी आबोताब के साथ, पूरी जोर के साथ, पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं, और उनको जो गिराने वाले हैं उनका समझना मुश्किल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बस थैंक यू। एक और बात, मैं इस्लामाबाद आई हूँ, यहाँ पर अबसार आलम साहब पर हमला किया गया। उनको ब्रॉड डे लाइट में जिस तरह पार्क में वॉक करते हुए सामने से आके गोली मारी गई, मैं इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करती हूँ। और अगर वो आप किसी भी आपकी पॉलिसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं जो कि मैं समझती हूँ हक गोई है, उन्होंने गलत को गलत कहा क्योंकि वो जानते हैं, वो जब चेयरमैन पेमरा रहे हैं तो उनको ये पता है कि किस तरह से मामलात को चलाया जाता है। अगर वो उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, अगर वो गलतियों की निशानदही करते हैं, तो उसको साइलेंस करने का, उसको खामोश करने का, डिसेंट की आवाज़ को, ये तरीका नहीं है। ये किसी भी जमहूरी मुल्क में इस किस्म की जो चीज़ है वो बहुत ही एक गलत रिवायत है जिसको ख़त्म करना चाहिए। और ये लोगों की जानों को पर हमला करना, उनको खामोश कराने की कोशिश करना, किसी को जेल में डालकर, किसी को गोली मारकर, ये चीज़ जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। और ये बहुत बुरा वाक़या है, मैं इसकी जितनी भी मजम्मत करूँ कम है। क्या है जी, आप भी पूछ लो, चले पूछ लें। ओहो भाई पूछ, मैं खड़ी हूँ ना, पूछें। शार्ट क्वेश्चन है। आर्मी चीफ ने इसी हफ्ते सहाफियों से मुलाकात की और कहा कि अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि मौजूदा हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट ने कश्मीर भेज दिया। हालांकि शाहिद खाकान अब्बासी का नाम कोट करके वो कह रहे हैं कि उनने इजाज़त दी थी भारत से बातचीत करने की। इस पर आपका क्या पार्टी का मौक़िफ़ है? दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म एक सेकंड आप भी दे दें, लेकिन भारत से मैं एक जुमला बस कह दूं, उसके बाद ये अपनी बात खुद करते हैं कि भारत से बातचीत करने का ये मतलब नहीं है कि आप कश्मीर का सौदा करके वापस आ जाएं और चुपचाप आप क्या डील उनसे कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में बैठ के, क्या बातचीत हो रही है कश्मीर के बारे में और दोस्ती के लिए क्या लिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, वो अवाम के सामने बात आनी चाहिए। अब आप अपना बता दें प्लीज। देखिए, बात ये है, कश्मीर का मसला कोई खेल नहीं है। जो बात ऑफ द रिकॉर्ड है वो ऑफ द रिकॉर्ड है, जो बात रिकॉर्ड में होगी उसका जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।